हेलो एवरीवन, आज डेट है 29 मई और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट जो टॉपिक है कि स्टेट पूरे वर्ल्ड में मेजर स्टेट कौन कौन सी हैं उन सब के बारे में। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम स्टेट का कंसेप्ट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट इज़ ए नैरो वाटर बॉडी जो दो बिग वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और टू लैंड मासेज को एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये हमने स्टेट की डेफिनेशन को देखा। अब हम जो मेजर स्टेट है वर्ल्ड में उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट को यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो जो बेरिंग स्ट्रेट है वो इस साइड यहाँ पर देखिए, ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और इस साइड ये है एशिया कॉन्टिनेंट। तो दोनों को एक दूसरे से क्या करता है, एशिया को और यहाँ पर ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करने का काम करता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो बेरिंग सी को और ऊपर अटलांटिक सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर अगर हम देखें इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका के बाद में अगर थोड़ा सा हम ईस्टर्न पार्ट पर जाएं तो ये ग्रीनलैंड कंट्री है, ग्रीनलैंड आइलैंड है और ये डेनमार्क के अंडर आता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। यहाँ पर है डेविस स्ट्रेट, इस साइड अगर हम देखें डेविस स्ट्रेट, जो डेविस स्ट्रेट है वो बैफिन बे को और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करता है। बैफिन बे और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट के बाद में हम यूरोप साइड अगर जाएं तो यूरोप में ये है, ये वाला जो पार्ट है वो यूके वाला पार्ट है और यहाँ पर है फ्रांस। इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ डोवर। स्ट्रेट ऑफ डोवर इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। थोड़ा सा हम साउथ में आते हैं तो यहाँ पर यूरोप ख़त्म होता है और अफ्रीका कंटिनेंट स्टार्ट होता है। तो दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मेडिटेरियन सी को और अटलांटिक ओशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर स्पेन, मतलब यूरोप साइड है लास्ट पॉइंट स्पेन का और यहाँ पर स्टार्ट है मोरक्को। ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा इस साइड मेडिटेरियन सी से ईस्टर्न पार्ट पर जाएं तो यहाँ पर है टर्की। टर्की के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि टर्की वो कंट्री है जो एशिया में भी और यूरोप में भी, रशिया के साथ साथ टर्की, रशिया और टर्की दो कंट्री हैं जो एशिया और यूरोप दोनों में पाए जाते हैं। तो टर्की की बात करें तो टर्की में यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस जो है वो ब्लैक सी को और मरमरा सी, यहाँ पर ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी और यहाँ पर है सी ऑफ मरमरा, उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और टर्की को सेपरेट करने का काम करता है एशिया में और यूरोप में। टर्की के लिए अगर इम्पोर्टेंट हम पॉइंट देखें तो टर्की में दो सिटी मेजर है, अंकारा और इस्तांबुल। जो अंकारा है वो एशिया वाला पार्ट में है और टर्की की क्या है, कैपिटल है। और इस्तांबुल मेजर सिटी है टर्की का और कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यूरोप में। ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पर जो यहाँ देखिए ये वाला जो रीजन है वो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल से हम रेड सी में आए। रेड सी से जैसे ही हमें इस एरिया में इंडियन ओशन में जाना है तो हमें बाब अल मंडब जो स्ट्रेट है उसको पार करना होगा। यहाँ पर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे एज ए हॉर्न की तरह वो बढ़ रहा हो, इसीलिए अफ्रीका के इस पार्ट को बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें यहाँ पर पायरेसी बहुत ज़्यादा है। सोमालिया पायरेट्स, जिबूती पायरेट्स काफ़ी पाए जाते हैं, उनकी वजह से जो नेविगेशन है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। इसके बाद में ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इस वाले रीजन में। तो गल्फ़ कंट्रीज़ से अगर आपको इंडियन ओशन में आना है तो आपको कौन सी पार करनी होगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। उसके बाद में इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है वो है पाक स्ट्रेट। और यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया में जो स्टेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को एक दूसरे से अलग करता है। तो ये हमने देखा सारी मेजर स्टेट को।
देखो, कभी भी यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ सिचुएटेड है आपको पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछे जाएंगे, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकता है कि मेडिटेरियन सी में कोई शिप है और उसको जाना है इंडियन ओशन में, तो किस तरीके से मेडिटेरियन सी से स्वेज कैनाल होते हुए वो कौन से स्ट्रेट को उसको पार करना होगा जब वो इंडियन ओशन में रीच बना पाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बाब आल मंडब, यहाँ पर बाब आल मंडब जो स्टेट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और उसी के थ्रू इंडियन ओशन में जाया जा सकता है। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएंगे कि पर्शियन गल्फ से कोई शिप जो ऑयल है वो लेकर के जा रहा है, तो उसको इंडियन ओशन में आने के लिए कौन से स्ट्रेट को पार करना होगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको पार करना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर 3-4 स्टेट के नाम दे करके उनके बारे में कनेक्टिविटी पूछ लेंगे। कुछ मल्टीपल जो ऑप्शंस आपको दे करके क्वेश्चंस यूपीएससी उनमें ज़्यादा बिलीव करता है, मतलब स्टेटमेंट उनके जो क्वेश्चंस हैं उनमें स्टेटमेंट मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन वन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको ये स्टेट के बारे में पता होना चाहिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत सारी जो जियोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं वो इससे एग्जिस्ट करती हैं, इससे इफेक्टेड होती हैं और जो हमारा कॉमर्स है वो भी काफ़ी इफेक्ट होता है इन स्टेट की वजह से। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज देखो, कोवैक्सीन आउटपुट साइकिल में हिट सेंटर्स डेडलाइन। सेंटर ने क्या डेडलाइन ले रखी है कि इस साल के अंत तक हमारी जो लगभग पॉपुलेशन है इंडिया की, जो ऑल इंडियंस हैं, इंडियन जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ये क्लेम किया है कि इस साल के अंत तक ऑल इंडियंस को हम वैक्सीनेटेड कर देंगे। लेकिन अभी भारत बायोटेक की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि लगभग उनको 4 महीने या फिर 120 दिन उनको लगेंगे नया मैन्युफैक्चरिंग जो बैच है उसको रिलीज करने में, कि सप्लाई कर सके वो गवर्नमेंट को। तो कोवैक्सीन का जो ये आउटपुट साइकिल निकल कर के आया है ये सेंटर की डेडलाइन को हिट कर सकता है। कोवैक्सीन की तरफ से ये बोला गया कि जब हमने मार्च में सप्लाई की थी तो हमने ये बोला था कि ये जो सप्लाई है वो जून तक है और जून के बाद में हम सप्लाई करने में हमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अचानक से इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने पहले ये क्लियर कर रखा था कि उनको सप्लाई देने के लिए कम से कम 4 महीने लगेंगे नेक्स्ट सप्लाई देने के लिए। देखो यहाँ पर बता रखा है ओनली अबाउट 11% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन हैज़ गोट एटलीस्ट 1 डोज। 11% जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की उसने कम से कम 1 डोज तो ले ली है। नेक्स्ट न्यूज, हेल्प चिल्ड्रन ऑर्फन्ड बाय कोविड-19 ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चे ऑर्फेंड हो गए हैं, अबेंडेंड हो गए हैं और ट्रोमेटाइज्ड हो गए हैं कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और हमारे इस लार्ज कंट्रीज़ की स्ट्रीट के ऊपर वो स्टार्विंग कर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए ऐसे बच्चों की। कोर्ट ने ये जो ऑर्डर दिया है वो इस तरीके से दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो इसको अप्लाई करेंगी, वो कोशिश करेंगी कि ऐसे चिल्ड्रंस का पता लगाया जाए और उनको फूड, शेल्टर और क्लोथ्स जो बेसिक नीड है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए, और इनको जो एक बेसिक केयर जो है, बच्चे को जो एक केयर की ज़रूरत होती है वो सब भी उन बच्चों के लिए आवश्यकता है। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम है कोविड-19 की वजह से, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसे बच्चों की जो स्टडी है उनको फ्री किया था। ऐसे बच्चे जिनकी पेरेंट्स दोनों की डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो काफ़ी स्ट्रेस क्रिएट हो गया है उन बच्चों की लाइफ में, और उन बच्चों को सेव करना गवर्नमेंट का वर्क है कि गवर्नमेंट उनको बेहतरीन भविष्य प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट न्यूज, गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन टैक्स रिलीफ फॉर कोविड-19 सप्लाईज। देखो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, काफ़ी लंबे समय के बाद में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, तो जीएसटी काउंसिल में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। सभी स्टेट के जो मिनिस्टर्स थे, इसके अलावा उनके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर वो इसमें मौजूद थे। उनमें ये डिस्कस किया गया कि कोविड के लिए जो भी एसेंशियल ड्रग्स आ रही हैं, जो भी एसेंशियल सर्विसेज विदेश से आ रही हैं, उनके ऊपर जीएसटी को हटाया जाए। तो ये बात के ऊपर देखो सहमति ज़्यादा नहीं बन पाई। दूसरा इसमें बोला गया कि जो जीएसटी में आप एक कंपनसेशन सेस जो है वो करते हो,
देखो, जब जीएसटी काउंसिल बनी थी, जीएसटी का निर्माण हुआ था, उसी समय डिस्कस किया गया था कि जब टैक्स की कमी होगी और स्टेट को टैक्स ढंग से नहीं मिल पाएगा तो इस तरीके की कुछ चीज़ों के ऊपर सब टैक्स लगाया जाएगा और उस पैसे को कलेक्ट करके स्टेट्स को दिया जाएगा ताकि जो टैक्स की कमी हुई है उसको भरपाई की जा सके। तो इसके बारे में बोला गया है कि ऐसी हेल्प की जाएगी स्टेट्स की। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फ्रीडम फाइटर टीएम कल्लीनन्नन पासेज अवे। टीएम कल्लीनन्नन जो हैं वो हमारे कंस्टिट्यूएंट इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लास्ट सर्वाइविंग मेंबर्स थे और अब वो 101 साल की उम्र में तमिलनाडु में उनकी डेथ हो गई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली। आपको पता होगा कैबिनेट मिशन आया था और उसी की रिकमेंडेशन के आधार पर इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। बनाने का मेन रीजन ये था कि हमारे यहाँ पर जो संविधान है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़े से बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाली हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 389 इसके टोटल मेंबर्स थे। 389 में से 296 जो मेंबर्स थे वो आने वाले थे ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 93 आने वाले थे प्रिंसली स्टेट से। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि इनको डायरेक्ट इलेक्ट नहीं किया गया था। जो भी लोग इस मेंबर थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको डायरेक्ट इलेक्ट ना करके कुछ लोग इलेक्टेड थे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस से आने वाले थे और जो प्रिंसली स्टेट से जो आने वाले थे वो थे नॉमिनेटेड। तो आपको पता होना चाहिए अगर स्टेटमेंट आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर के तो पार्शली नॉमिनेटेड एंड पार्शली इलेक्टेड। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 में हमने डिस्कस कर लिया कि 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से और 93 प्रिंसली स्टेट से। 296 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें से 292 तो 11 जो स्टेट है उनसे थे और 4 थे जो डायरेक्ट सेंटर के द्वारा जिनको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, जिनमें है दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये सारे जो थे, ये 4 जो एरिया थे, इनमें से 4 से 4 मेंबर्स यहाँ से आने वाले थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद में चुनाव होते हैं जिसमें से 208 सीट तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, 73 जीती है मुस्लिम लीग और 15 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट जो पार्टीज़ थी वो सीट इंडिपेंडेंट जो लोग थे वो जीत करके आ जाते हैं। अब पाकिस्तान डिमांड करने लग जाता है कि मुझे तो अलग कंट्री बनाना है। पाकिस्तान जैसे ही अलग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाती है 389 से 299। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे और जो परमानेंट चेयरमैन थे वो कौन थे, क्या दोनों एक ही थे या दोनों अलग अलग थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसके अलावा उसके वाइस चेयरमैन बता दो, कौन उनके एडवाइज़र थे, इन सब के नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट न्यूज, स्कोप ऑफ सेक्शन 304B इन डाउरी डेट्स वाइडन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है कि डाउरी केसेज में सेक्शन आईपीसी का जो सेक्शन 304 है, 304B, इसके तहत केस दर्ज किया जाता है और इसी के तहत मुकदमा चलता है जो भी अक्यूज्ड होते हैं उनके खिलाफ में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कोर्ट्स हैं उनको लिटरल जो इंटरप्रिटेशन है ना, आपको जो लिख रहा है बुक में जो लिख रखा है उससे परे जा करके आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है। जैसे कि यहाँ पर पहले तो डेथ रेट दिखा रखी है कि 2019 अकेले में जो डाउरी की वजह से 7115 केसेस दर्ज हुए थे और इसमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं उनकी डेथ हो जाती है। सेक्शन 304B में एक बात लिखी गई है कि डाउरी के खिलाफ में मान लो किसी महिला की मौत हो जाती है तो जस्ट पहले, उसकी मौत से जस्ट पहले उसके ऊपर कोई एट्रोसिटीज की गई है, सून बिफोर हर डेथ कोई हैरेसमेंट किया गया, कोई क्रूएलिटी की गई, ऐसा लिखा गया है। अब इस बात को इंटरप्रेट किया जाता है कोर्ट्स में और कोर्ट्स में इस बात को अपनी तरह से भुनाया जाता है। तो ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इस तरीके से जो पॉइंट्स हैं उनको आप सिर्फ बुक किस जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ना जा करके आपको अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, चिल्ड्रन अंडर मिड डे मील स्कीम टू गेट एड। देखो,
कोविड-19 की वजह से जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी लंबे समय से बंद हैं। अब स्कूल्स में जो 1 से 8 क्लास के जो बच्चे थे उनको गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील मिलता था। मिड डे मील उन बच्चों को मिलता था जो गरीब थे, जिनके पास में न्यूट्रिशन लेने के लिए वैल्यू नहीं थी, पैसा नहीं था, मनी नहीं था। अब स्कूल बंद है तो बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल पा रहा। हालांकि बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे हो रहा है कि बच्चों को जो ड्राई राशन है वो प्रोवाइड करवा जा रहा है या कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। अब गवर्नमेंट ने बोला है, सेंटर ने डिसाइड किया है कि हर बच्चे को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए जाएंगे 100 रुपीज़। तो अगर ये जो 100 रुपीज़ हैं वो अगर एक महीने के लिए हैं, तो अगर कंपैरिजन किया जाए 100 जो रुपीज़ हैं उनको, तो एक दिन में 4 रुपये हिस्से में आते हैं। अब 4 रुपये में आप कैसा राशन ले लोगे, किस तरीके से आप न्यूट्रिशन ले लोगे? तो इस तरीके से इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि सेंटर को जो पैसा आप प्रोवाइड करवा रहे हो बच्चे को वो बढ़ाओ, या फिर आप उनको होम राशन प्रोवाइड करवाओ जिसमें से एग, वेजिटेबल, फ्रूट, दाल, चना, ऑयल ये सब कुछ हो, ताकि आपकी जो न्यूट्रिशन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हो उसको अच्छे से लॉक कर पाओ। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है। जर्मनी एपोलॉजीज फॉर जीनोसाइड इन नामीबिया। देखो, हम आज 2 जीनोसाइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका मैप हम देख लेते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक नामीबिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर है रवांडा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जो जर्मनी है उसने माना है कि 1 सेंचुरी पहले एक नामीबिया में जो नामा जो ट्राइब पीपल हैं और हेरेनो जो ट्राइब हैं उनका स्लॉटर किया गया था और उसमें जर्मनी का भी रोल था। और ये जो जीनोसाइड है वो लगभग मोर देन ए सेंचुरी अगो हुआ था। और इस जीनोसाइड में इसको ये भी माना जाता है कि फर्स्ट टाइम कोई जीनोसाइड ऐसा हुआ था। और इस एरिया में जर्मनी का रोल देखा जाता है कि जर्मनी ने अपना रोल प्ले किया था इस जीनोसाइड में। अब जर्मनी ने बोला है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा नामीबिया को, ताकि इस एरिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया जा सके। जर्मनी विल फंड $1.3 बिलियन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट projects in Namibia, which German Foreign Minister Heiko Maas said would directly benefit the genocide affected communities. जर्मनी जो पैसा देगा वो सारा पैसा इन कम्युनिटीज़ को जाएगा। तो देखो, नामा ट्राइब्स, हेरेनो जो ट्राइब्स हैं, इनके जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में ये है। नेक्स्ट न्यूज भी जीनोसाइड से ही रिलेटेड है। फ्रांस एंड द रवांडन जीनोसाइड 1994 की बात है। इस आर्टिकल को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि रवांडा में जो 2 ट्राइब वहाँ पर पाई जाती हैं, 2 ट्राइब में अगर हम बात करें तो वहाँ पर है, मेजॉरिटी में है वहाँ पर हुत्सू और माइनॉरिटी में है तुत्सीज। तो 1959 तक, मतलब 1960s का जो ज़माना था, उस समय वहाँ पर मेजॉरिटी में थे तुत्सी, मतलब माइनॉरिटी में होकर के भी तुत्सी थे वहाँ पर मेजॉरिटी में, मतलब यहाँ पर इनकी पावर थी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जो तुत्सी लोग होते हैं उनकी जो सरकार थी उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है 1959 के समय में हुत्सूज के द्वारा। अब हुत्सू वहाँ पर रोल करने लग जाते हैं, अपना शासन करने लग जाते हैं। कहाँ पर? रवांडा वाला एरिया में। अब रवांडा में क्या होता है, ये जो तुत्सी होते हैं वो उस एरिया से बाहर निकल जाते हैं और रवांडन पैट्रियोटिक फ्रंट के नाम से एक आर्मी बना लेते हैं। कौन बना लेते हैं? तुत्सी बना लेते हैं, जो माइनॉरिटी में थे, जिनके पास में रवांडा की पहले सरकार थी, लेकिन बाद में हुत्सू ने इनको हटा दिया। हटाने के बाद में ये आसपास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर चले जाते हैं और चले जाने के बाद में ये जो एरिया है यहाँ पर रूल हो जाता है हुत्सूज का। अब 1994 के समय में ये जो तुत्सीज हैं वो अपनी आर्मी बना करके आरपीएफ के नाम से वापस से आते हैं रवांडा में, लेकिन ये यहाँ पर मेजॉरिटी थी, ज़्यादातर पॉपुलेशन इन लोगों की थी। तो इन लोगों के बीच में जब आपस में एट्रोसिटीज़ क्रिएट होती है तो ये यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम होने लग जाती है, प्रॉब्लम होती है, दोनों के बीच में शांति वार्ता स्टार्ट होती है। यहाँ पर बहुत सारी आर्मीज़ थी, यूएन की आर्मीज़ थी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। जब दोनों के बीच में जेनोसाइड क्रिएट होता है तो कोई काम नहीं किया। और इसमें स्पेशली जो फ्रांस है उसके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने 8 लाख लोग मारे गए
तुत्सी लोग 8 लाख लोग मारे गए थे। और उसके बाद में ये जो रवांडन मैसेकर है, इसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल जो मैक्रोन है, अब उन्होंने अपनी एपोलॉजी ली है कि हाँ, जो फ्रांस है उसका भी एक रोल था, फ्रांस अगर एक्टिव रोल प्ले करता तो इतना बड़ा मैसेकर नहीं हो पाता। देखो, इस आर्टिकल के बारे में, ये जो मैसेकर हुआ 1994 में, इसका पता लगाने के लिए फ्रांस ने अपनी तरफ से कमेटी गठित की और रवांडा ने अपनी तरफ से कमेटी गठित की। फाइंडिंग्स ये आई कि हाँ, फ्रांस का रोल था। तो अब फ्रांस इनको क्या कर रहा है, सपोर्ट करेगा, एड एंड असिस्टेंस देगा, एपोलॉजी मांग रहा है इस चीज़ के लिए कि हाँ, मेरी गलती थी, फ्रांस ने इस चीज़ में एक रोल प्ले किया। अगर फ्रांस चाहता तो बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता था। देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि 1994 में जो ये तुत्सीज हैं, जब जैसे ही एंट्री करते हैं तो हुत्सूज के ऊपर अटैक करते हैं। अब हुत्सूज को लगता है कि हो सकता है दोबारा से तुत्सीज यहाँ पर अपना रूल कर लें, अपनी सरकार बना लें। तो उस समय जो भी पहचान पत्र होता था ना, आइडेंटिफिकेशन, उसके ऊपर जाति भी लिखी जाती थी। तो हुत्सूज देखो, पहले ही पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अब इन लोगों को क्या किया, इन लोगों को पकड़ा, उनका पहचान पत्र देखा, जिनके ऊपर भी तुत्सी लिखा उनको मार दिया गया। तो बहुत बड़ा जीनोसाइड था, लगभग 100 डेज में 8 लाख लोगों को मार दिया गया था। मतलब लगभग एक दिन में 10,000 लोग इस मैसेकर में मारे गए थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूएन की अगर हम बात करें तो देखो, इन सब के ऊपर आरोप लगा था यूएन, यूएस, कि उन्होंने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले किया इस जीनोसाइड को रोकने में। अगर वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते, अपनी पीस कीपिंग जो आर्मी है उसको यहाँ पर भेजते, तो इस जीनोसाइड को रोका जा सकता था। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।